एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में राजनीति विज्ञान कक्षा 11वीं के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करने वाले हैं। पाठ का नाम है चुनाव और प्रतिनिधित्व। इसके आज 3 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूं, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। और अपना सहयोग बनाए रखें। जिस तरह से आप लोग साथ दे रहे हैं इसी तरह साथ देते रहें, वीडियो को शेयर करते रहें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। प्रश्न आपके सामने है, निर्वाचन आयोग के कार्य लिखिए या चुनाव आयोग के कार्य लिखिए या फिर निर्वाचन आयोग की 4 शक्तियाँ लिखिए या फिर निर्वाचन आयोग के कोई 4 कार्य लिखिए। भारतीय निर्वाचन आयोग, ठीक है ना। 3 तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। आपके परीक्षा दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आपको जरूर तैयार कर लेना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ना। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। तो उत्तर आपके सामने ए रहा। भारतीय निर्वाचन आयोग निम्नलिखित कार्यों को क्रियान्वित करता है। जो भी उत्तर लिखे आप तो पहले इस लाइन को तो आप लिख दें, ठीक है ना। भारतीय निर्वाचन आयोग निम्नलिखित कार्यों को क्रियान्वित करता है। पहला क्या है आपका, चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन। पहला पॉइंट क्या है, चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन। देश में प्रत्येक जनगणना के पश्चात निर्वाचन आयोग अपनी अध्यक्षता के में एक परिसीमन आयोग गठित करता है। परिसीमन आयोग चुनाव क्षेत्रों की सीमाओं को निर्धारित करने का कार्य करता है। यानी कि समझे जो चुनाव का क्षेत्र है, किस एरिया में कहाँ तक कैसे वोट पड़ेंगे, एरिया डिसाइड करता है। जैसे मान लीजिए आप एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे आपका सरपंच चुनाव, ठीक है ना। अभी सरपंच चुनाव आने वाला है तो बताया जाता है अगर एक गाँव छोटा होता है तो फिर 2 गाँव मिलकर एक पंचायत बनते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर वहीं एक गाँव आपका बड़ा सा गाँव है तो एक गाँव मिलकर पंचायत बन जाता है। कहीं कहीं तो 3 गांव भी मिल जाते हैं, क्योंकि उनकी एक सीमा होती है कि कम से कम इतने वोटर यानी वोट डालने वाले इस एरिया से हमको चाहिए। तो जब अगर एक गांव में नहीं होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे गांव होते हैं ना, तो फिर 2-3 गांव मिला क्या बन जाती है, एक पंचायत बनती है, यानी उनका परिसीमन किया जाता है, ठीक है। तो चुनाव का पहला कार्य क्या है, चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन। दूसरा कार्य क्या है, आप सबको पता है कि मतदाता सूचियों को निर्मित करना। यानी आप सबने देखा होगा कि जब चुनाव होता तो एक मतदाता सूची प्राप्त होती है, जिसमें गांव के जितने भी 18 साल से अधिक लोग होते हैं उनके नाम वोटर आईडी पे लिखे हुए होते हैं और उनको मतदाता परिचय पत्र मिलता है। आप लोग देखोगे आपके पापा के पास या मम्मी के पास एक परिचय पत्र होगा मतदाता, जिसके द्वारा वोट डालने जाते हैं। तो देश में होने वाले किसी भी चुनाव से पूर्व निर्वाचन आयोग मतदाता सूची निर्माण करता है। यानी देश में कोई भी चुनाव होगा उसके पहले क्या होगा, एक मतदाता सूची का निर्माण कराता है कौन, निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग। तीसरा है राजनीतिक दलों को मान्यता एवं चुनाव चिन्हों का आवंटन। यानी निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने के साथ विविध राजनीतिक दलों एवं निर्दलीय प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। जैसे आपने देखा होगा कि कांग्रेस में पंजा बना होता है और कमल में, है ना, भाजपा में कमल का फूल रहता है। तो इसी तरह से कोई सरपंची लड़ता है तो किसी का चुनाव चिन्ह हैंडपंप हो जाता है। आपने देखा होगा हैंडपंप चुनाव चिन्ह है, या किसी की पतंग चुनाव चिन्ह है ना, किसी की झाड़ू चुनाव चिन्ह है, जैसे आम आदमी पार्टी की झाड़ू है, ठीक है। इसका कौन देता है इसको, तो भारतीय निर्वाचन आयोग देता है, ठीक है। चौथा पॉइंट, भेदभाव के बिना चुनावों का संचालन। देश में चुनावों को निष्पक्ष संपन्न कराना भी निर्वाचन आयोग का ही महत्वपूर्ण कार्य है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसको आप जरूर तैयार कर लें। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर ये है 7987374158। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो परीक्षा के पहले जो आपकी 6वीं परीक्षा है ना, उसके पहले आप जुड़ जाइए, क्योंकि उस टाइम पे हम बच्चों को जोड़ नहीं पाते, बहुत ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं तो नहीं जोड़ पाते, ठीक है ना। तो आप अपना नाम, क्लास और सब्जेक्ट, है ना, आप मेरे को एसएमएस कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे। आपको कॉल नहीं करना है, सिर्फ एसएमएस करना है, ठीक है। तो वहाँ आप जुड़ जाएंगे, ठीक है। मैं जोड़ दूंगा ग्रुप में, मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, तो आप वहाँ से लिंक से भी जुड़ सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा होगी। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के कोई 5 गुण लिखिए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब आपसे 4 ही पूछेगा, क्योंकि 5 नंबर क्वेश्चन तो आएगा नहीं आपके पेपर में, तो 4 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
तो भारतीय है ना, जो आपकी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली है, इसकी आपको गुण बताना है। तो चलिए देखते हैं। तो प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के निम्नलिखित गुण हैं। पहला क्या है? सरल प्रणाली। कैसी है? सरल प्रणाली है। तो प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली का मुख्य गुण यह है कि यह अत्यधिक सरल पद्धति है। इसका उपयोग निरक्षर एवं अज्ञानी लोगों द्वारा भी किया जा सकता है। जो आपकी प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली है, इसके लिए आपको पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। अनपढ़ लोग या निरक्षर लोग भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है लोकतांत्रिक धारणा के अनुकूल। चूंकि यह मतदान प्रणाली जनसाधारण को अपने प्रतिनिधियों का स्वयं सीधे रूप से चयन करने का मौका देती है, अतः स्वाभाविक लोकतांत्रिक व्यवस्था के सर्वतानुरूप है। क्योंकि इस प्रणाली में देखिए क्या होता है कि इसमें प्रत्याशी लोग खड़े होते हैं, वोट डालवाने के लिए खड़े होते हैं, और जो जनता होती है, जो पब्लिक होती है, वो अपने इच्छा अनुसार जिसको भी चाहे उसको वोट देती है, और जो सबसे ज़्यादा वोट पाता है वही जीत जाता है। ठीक है। तीसरा था राजनीतिक जागृति। इस प्रणाली का एक गुण यह भी है कि इसमें व्यक्ति को अपने अधिकार एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक होते हैं तथा उन्हें राजनीतिक शिक्षा भी मिलती है। इसके द्वारा क्या होता है, वो लोग कि जो व्यक्ति होते हैं वे अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक होते हैं। तो जब उनको अपना अधिकार पता होगा, कर्तव्य पता होगा, इससे उन्हें क्या मिलती है? राजनीतिक शिक्षा भी मिलती है। चौथा आता है कि जन प्रतिनिधियों का उत्तरदायित्व। प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली का प्रमुख गुण यह है कि इसमें चुने गए जनप्रतिनिधि अपने कार्यों के लिए मतदाताओं के प्रति जवाबदेह होते हैं। क्योंकि मतदाताओं ने चुना है तो उनकी जिम्मेदारी है मतदाता के प्रति जवाबदेह। ठीक है। पांचवा पॉइंट अगर आप चाहें तो याद कर लें, 4 ही आपके लिए काफ़ी हैं। अभी हमने गुण देखा है, अब इसके दोष या अवगुण देखते हैं। प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के दोष या अवगुण। तो पहला क्या है? प्रतिनिधि चयन त्रुटिपूर्ण। साधारण मतदाता इस लायक नहीं होते हैं कि अपने मतों का ठीक तरह से प्रयोग कर सकें, क्योंकि बहुत सारे मतदाता ऐसे होते हैं जो लालच बस आके गलत प्रत्याशी को चुन लेते हैं, अपने मत का सही प्रयोग नहीं कर पाते हैं। अतः प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से अयोग्य लोग भी निर्वाचित हो जाते हैं। दूसरा है पेशेवर राजनीतिज्ञों का बोलबाला। इस मतदान प्रणाली में पेशेवर राजनीतिज्ञों की भरमार रहती है। ये राजनीतिक जनसाधारण को अपने स्वार्थ के अनुसार भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, जिसके फलस्वरूप लोग गलत धारणा के आधार पर मतदान कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट आपका रहा श्रेष्ठ लोग चुनावों से दूर। प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली में झूठे प्रचार प्रसार एवं भ्रष्ट तरीकों की वजह से राजनीतिक वातावरण इतना गंदा हो गया है कि प्रतिभावना श्रेष्ठ एवं सत्यनिष्ठ लोग चुनाव लड़ने का साहस नहीं जुटा पाते तथा योग्यतम लोगों की सेवा से राष्ट्र वंचित है। क्योंकि देखिए जो चुनाव आज का हो गया है तो झूठे प्रचार किए जाते हैं, भ्रष्ट तरीकों से राजनीतिक जो वातावरण गंदा हो गया है, क्योंकि आज की जो छवि है चुनाव की, ये जो नेताओं की छवि है बहुत खराब है। इस कारण से जो सभ्य लोग हैं इस क्षेत्र में नहीं आना चाहते हैं। सार्वजनिक शिक्षा का तर्क भ्रामक। इस प्रणाली के अंतर्गत जो चुनाव प्रचार किया जाता है तथा जिसे राजनीतिक शिक्षा का साधन कहा जाता है वह असल में कुशिक्षा है। चुनाव के दौरान प्रत्याशियों के व्यक्तित्व एवं कार्यक्रमों को ठीक से समझने के स्थान पर मतदाताओं को सोची समझी रणनीति द्वारा भ्रमित किया जाता है। ये 3 क्वेश्चन आपको जरूर तैयार कर लेने हैं। अगला पार्ट मैं कल के वीडियो में आपको दूंगा। आपको डेली वीडियो मिल रहा है, इसलिए कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और तैयारी को बेहतर बनाइए। हो सके तो आप इतना तो कर सकते हैं कि वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, तो वीडियो शेयर जरूर करिएगा। आप पहली बार हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको पूरी तैयारी राजनीति के पूरे पाठ क्वेश्चन से कराने वाला हूँ।